विकास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को काशी दौरे पर हैं। वहीं काशी वासियों को प्रधानमंत्री का इंतजार है। दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। दौरे के दौरान पीएम मोदी वाराणसी सहित यूपी को 1600 करोड़ की रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। राजा तालाब के गंजारी में प्रस्तावित 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे। गंजारी में एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उसके बाद शहर के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से रुद्राक्ष सेंटर तक खुली जीप में मिनी रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन सत्र में भी शिरकत करेंगे। साथ ही जन सौगात में शामिल 14 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण करेंगे, विद्यार्थियों को सौंपेंगे। तो 23 सितंबर यानी कि कल पीएम नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर बताया जा रहा है काशी वासियों को करोड़ों की सौगात देंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की भी आधारशिला रखी गई है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बतौर प्रधानमंत्री 42वीं बार काशी आ रहे हैं पीएम। प्रदेश को 1600 करोड़ की सौगात देंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। गंजारी में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से रुद्राक्ष सेंटर तक करेंगे मिनी रोड शो। सांस्कृतिक महोत्सव के समापन सत्र में शिरकत करेंगे। 16 अटल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। बता दें कि काशी दौरे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। बताया जा रहा है कि काशी को करोड़ों की सौगात देंगे और वहीं पर काशी से मिशन 2024 का शंखनाद भी करेंगे। और बताया जा रहा है कि करोड़ों की सौगात भी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है, जिसका कल पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, कल 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रहेंगे और बताया जा रहा है 2024 मिशन को लेकर, और इसी के साथ करोड़ों की सौगात भी देंगे काशी वासियों को। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल ठीक बात है नंदिनी। यहाँ पर शंखनाद भी है और सौगात भी, और साथ साथ एक ऐसा प्रयास और भी है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है। सबसे पहला स्टेडियम हमें पता है कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम, उसके बाद यहाँ पर लखनऊ का एकाना स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन चुका है और वहाँ पर मैच लगातार हो रहे हैं। और अब यहाँ पर काशी में यहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम बनने वाला है, जिसकी जो अगर हम थीम की बात करें तो भगवान शिव के नाम पर उसकी थीम रहेगी। बेलपत्र द्वार का मुख्य मानी जो प्रवेश द्वार होगा वो बेलपत्र के हिसाब से होगा। जो उसका जो अगर देखा जाए कॉरिडोर रहेगा तो वो डमरू के आकार का रहेगा। इसका फ्लड लाइट्स जो रहेंगी वो त्रिशूल के आकार के रहेंगी। बड़ा स्टेडियम यहाँ पर होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। 450 करोड़ की लागत से बनने वाला स्टेडियम यहाँ पर कल प्रधानमंत्री यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। चुनाव 2024 के लिए यहाँ पर अपनी चुनावी व्यवस्थाओं का और चुनावी संगठन भी यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा काशी वासियों को यहाँ पर लगभग 1650 करोड़ की चुनाव का यहाँ पर सौगात भी देंगे। महत्वपूर्ण यहाँ पर दौरा है और इस दौरे को अहम इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री समय समय पर यहाँ आते रहते हैं। अभी हाल में ही काशी कॉरिडोर का यहाँ पर सौगात दी थी और यहाँ पर दोबारा सौगात के माध्यम से काशी के लोगों को बहुत कुछ देने वाले हैं उनके सांसद। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी दौरे पर रहेंगे। इनके साथ और कौन कौन से शामिल रहेंगे? इनके साथ बड़े अगर दिग्गज नेताओं की बात करें तो बीजेपी के। देखिए नंदिनी, अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते तो निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी वहाँ जाएंगे। अमित शाह वहाँ पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे कंफर्म नहीं है, पर ये जरूर जानकारी मिल रही है कि जब वो शिलान्यास करेंगे तो कुछ खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। हालांकि जानकारी पुख्ता नहीं है, पर कहा जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी वहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम में भी शिरकत भी करेंगे। वहाँ पर लगभग 16 अटल विद्यालयों की वहाँ पर शुरुआत भी करने वाले हैं, उनको भी यहाँ पर सौगात देने वाले। इसके अलावा
संपूर्णानंद जो है विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ पर लगभग 5,000 महिलाओं को वो संबोधित भी करेंगे। और संबोधन निश्चित रूप से जो अभी हाल में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है, पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, इसको लेकर वो संबोधन भी करेंगे। और इसके अलावा जहाँ पर स्टेडियम स्थल है, जहाँ पर स्टेडियम बनाया जा रहा वाला है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। वहाँ पर कौन कौन बड़े नेता, मैंने आपको तमाम नाम बताया, इसके अलावा तमाम बड़े नेता हैं वो वहाँ पर शामिल होंगे, स्थानीय नेता भी वहाँ शामिल होंगे। और इसके अलावा जो सांसद है वो भी वहाँ शामिल होंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर आने वाले समय में काशी पर जिस तरह से जो उनके सांसद है वो लगातार सौगातें दे रहे हैं, ये अहम दौरा माना जा सकता है, क्योंकि अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि गौरव, जैसा कि आपने बताया कि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है लोकसभा चुनाव, वैसे वैसे पार्टियां सभी अपनी तैयारी कर रही हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो काशी दौरे पर हैं, तो कितना कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले दिनों में असर देखने को मिलेगा नंदिनी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के नया नहीं है, बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। वो रोज नया को यहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। संगठन का दौर, बैठकों का दौर, बूथ स्तर पर लगातार बैठकों का उनके चलता रहता है। वो समय यानी केवल चुनाव आने पर वो तैयारी नहीं करते हैं, बल्कि अनवरत उनकी तैयारी चलती रहती है। और यहाँ पर केवल लोकसभा चुनाव की बात नहीं करें, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगले विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उनके लगातार बैठकें चलती रहती है। लगातार पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देते रहते हैं और तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से वो अपनी तैयारियों को पुख्ता करते रहते हैं और उनकी रणनीति महत्वपूर्ण करने बने रहते हैं। हालांकि हाल में भी ये घोषित चुनाव में जो हार मिली है, कहने के उसको लेकर भी वो वहाँ पर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। यहाँ देखा जा रहा है कि क्यों वहाँ पर लोगों ने उनको साथ नहीं दिया है, दारा सिंह चौहान को वोट क्यों नहीं दिया है, ये भी यहाँ पर अहम कड़ी है। और शायद आने वाले समय में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की जो सीटें, 80 सीटों को जहाँ पर बीजेपी 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, उसको लेकर लगातार दौरे करते रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ा प्रचार भी होता है और निश्चित रूप से यहाँ पर प्रधानमंत्री आते हैं तो उसका लाभ भी उत्तर प्रदेश भाजपा को मिलता ही मिलता है। जी देखिए, महिला आरक्षण बिल इस समय जोरों शोरों पर है और चर्चाओं का विषय तेज है। महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर बीजेपी के तौर पर देखा जाए और चुनावी मिशन के एजेंडे के तौर पर देखा जाए तो इसका कितना फायदा मिलने वाला है? और क्योंकि प्रधानमंत्री कल काशी के दौरे पर रहेंगे और वहां पर करोड़ों की सौगात भी देने जा रहे हैं। बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पे अहम रहने वाला है, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। आधी आबादी के लिए अगर आपने 33% आरक्षण की यहाँ बात की है और वहाँ पर बिल पेश हो गया, राज्यसभा पेश हो गया, हालांकि अभी इसको लागू होने समय लगे, क्योंकि इसको लागू होने के लिए परिसीमन जरूरी है और आरक्षण को किस तरह लागू किया जाएगा वो भी महत्वपूर्ण रही है। इतना आसान नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव तक इसको लागू कर पाए, पर चूंकि यहाँ पर जब शुरुआत हुई है तो उसको शुरुआत का लाभ इनको जरूर मिलेगा, क्योंकि लगातार इसको लेकर कहा जा रहा था कि कांग्रेस बोल रही कि इसका श्रेय हमको दीजिए, ये बिल हम लेके आए। पर यहाँ पर बिल तो लाया जाता था पर वो पास नहीं हो पाता। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण पहल यहाँ पर ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बिल लेकर भी आई थी और उसको पास भी कराया है, चाहे उच्च सदन राज्यसभा की बात करें और चाहे निचले सदन लोकसभा की बात करें, दोनों जगह पास करा लिया है। और निश्चित रूप से बड़ी जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है, क्योंकि यहाँ पर आधी आबादी को अगर आपने एक बेहतर संदेश दे दिया है तो आने वाले चुनाव में आधी आबादी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी दौरे पर रहेंगे, काशी वासियों को करोड़ों का सौगात भी देंगे। और देखिए 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव का नजदीक आने के लिए, और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये काशी दौरा अहम माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन की तरफ से बड़ी बैठक की गई है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल की अगुवाई में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उनको जीतने के उद्देश्य से समीकरण पर चर्चा की गई है। साथ ही बैठक का हिस्सा रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम मिशन 80 के तहत प्रदेश की 80 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य रखे हैं और उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस हमारे धर्म ग्रंथ और साधु संत पर टिप्पणी करते रहते हैं, उनकी मानसिकता को दिखाता है और देश को इन सभी विषयों पर अपना नजरिया बताना ही पड़ेगा। माननीय सरसंचालक जी के प्रवास की जानकारी नहीं है, लेकिन उनका नियमित प्रवास साल में होता है, उसी प्रक्रिया की तरफ यहाँ उनका प्रवास होगा। जहाँ तक पिछड़े वर्गों का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भाजपा सबको साथ लेके चले। हमारे जो प्राथमिकता में है वो समाज के सब वर्ग,
सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारे संगठन का भी जो स्वरूप है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। ये लोग समाज में विषमता और टकराव पैदा करके राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, मिशन 80 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो चुका है बताया जा रहा है, और क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है इस बैठक में? बिल्कुल, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक आज राजधानी लखनऊ के सीतापुर के एक निजी होटल में हुई है। अगर बात करें तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह एवं तमाम कई बड़े नेता इस बैठक में सम्मिलित हुए। इसमें साफ तौर से 2019 के चुनाव में जिन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी, उस पर चर्चा की गई है कि कैसे उन सीटों को जीता जाए और किन समीकरण को बनाया जाए। साथ ही कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको आने वाले दिनों में प्रवास से इन सीटों पर लगाया जाएगा। साथ ही इनमें रेड जोन की सीटों पर भी चर्चा की गई है। रेड जोन यानी कि रामपुर और आजमगढ़ चुनाव में अंबेडकर नगर, साथ ही साथ अगर बात करें तो बिजनौर हो या बात करें तो आपके ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जीत नहीं हासिल हुई थी। इसमें से एक लालगंज भी है और इन तमाम सीटों पर बीजेपी 2024 के चुनाव में कमल खुलाने के उद्देश्य से बैठक की गई है। इस बैठक में साफ तौर से अगर देखें तो ओबीसी, एससी और दलित वोट बैंक को कैसे अपनी तरफ करे और समाजवादी पार्टी की पीडीएफ फॉर्मूले की बात कर रही है, उसको कैसे खत्म करे उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चर्चा हुई है। इस बैठक के बाद अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने साफ तौर से कहा कि हम मिशन 80 के तहत प्रदेश की 80 सीटों पर कमल खिलाने जा रहे हैं और जिन सीटों पर हमें हार मिली थी उसको लेकर संगठन की एक बैठक थी और इस बैठक के माध्यम से आने वाले जिस तरीके से अभी जैसा कि आपने बताया कि दलितों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बीजेपी का इस बार भी यही मोटिव है कि वो ज्यादातर दलितों को अपनी तरफ रुझान कर सके, लेकिन क्या कुछ और भी कार्यक्रम किए जाएंगे क्या बीजेपी की तरफ से आने वाले दिनों में? बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 14 सीट और साथ ही साथ रेड जोन वाली लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी के स्टार प्रचारकों के दौरे करवाकर और साथ ही साथ उनकी रैलियां करवाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के जो तमाम सफलताएं हैं उसको बताकर वहां की जनता का विश्वास जीतने का काम करेगी, ऐसा भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के हर एक विंग के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों का भी चयन होना है कि कैसे उनको चुनाव के में उतारा जाएगा, साथ ही साथ आरएसएस की क्या भूमिका होगी इसको लेकर भी चर्चा की गई है। अगर बात करें तो कुल मिलाकर 14 हारी हुई सीट और 2 रेड जोन वाली सीटों पर कैसे कमल खिलाना है और इसको लेकर चर्चा की गई है। क्योंकि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर फिलहाल में जीत हासिल की है 2019 के चुनाव में, उन सीटों पर मेहनत करेगी, मगर जिन 14 सीटों पर 2019 के चुनाव में सफलता हासिल नहीं हुई थी उसके लिए विशेष तरह का मास्टर प्लान तैयार कर रही है। क्योंकि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से सत्ता की चाबी आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता यहाँ से चुन कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी को दिलाने में किसी पार्टी का एक अहम योगदान दिलाता है। तो मिशन 80 को पूरी तरह से सक्रिय होकर कार्यकर्ताओं को मिशन 80 को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरह के प्लान आने वाले दिनों में ला सकती है, अलग अलग अभियान चला सकती है। जी विभांशु, देखिए अभी महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चाएं तेज है और देखिए बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस बिल को पास करा लिया गया है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में भाजपा इसका श्रेय भी लेगी और कितना फायदा पहुंचने वाला है? जी, आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तमाम नेता कहीं ना कहीं मंचों से तमाम तरीके के दावे वादे करेंगे, उसमें से एक होगा महिला आरक्षण बिल। यानी कि अगर बात करें तो 27 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद से तमाम सरकारों ने प्रयास किया, मगर उस बात करें तो एनडीए की सरकार में इस बिल को पास किया गया, तो अपनी पीठ थपथपाते हुए मंचों से भारतीय जनता पार्टी के नेता आने वाले दिनों में नजर आएंगे। साथ ही आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री अपने 40 मिनट के संबोधन में एक
साफ तौर से संदेश दिए कि जनता के दिए समर्थन की वजह से ये बिल पास हो पाया है। जी। और बात करें तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि इस बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में कितना इसका सियासी फायदा उठाती है, वो नतीजों के बाद साफ होगा। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि हारी सीटों को लेकर बीजेपी का मंथन चल रहा था, जो कि इस बैठक में रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जाए और सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाया जाए। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। साथ ही पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों में दम भरने का काम कर रही हैं। वहीं अब अखिलेश यादव भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यूपी के अलावा अन्य राज्यों में सपा की जमीन तलाशने के लिए अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी को लेकर 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अग्रसेन धाम में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तो 2024 मिशन को लेकर समाजवादी पार्टी अब अपनी रोड मैप जो है तैयार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों में भी अब चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कई तैयारियां की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई तैयारियां कर रहे हैं। क्या कुछ ये तैयारियां हैं? देखिए नंदनी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा काफी बड़ी चीज होती है राजनीति में, और जिस तरीके से हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए अपने पैर पसारती है। बात की जाए तो आम आदमी पार्टी इस समय राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है। 10 साल के अंदर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और 10 साल में 2 जगह पे उनकी सरकार है। अब राष्ट्रीय पार्टी है। अब बाकी भी क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय पार्टी बनने की कवायद में जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी है, अब उत्तर प्रदेश से निकलकर बाकी अन्य राज्यों में भी अपना प्रभाव छोड़ना चाहती है। इस साल के अंत में जो 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें समाजवादी पार्टी अपनी एक सक्रिय भूमिका चाहती है। और जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन INDIA का एक मंच तैयार हुआ है, जिसमें सभी विपक्षी दल एक साथ आए हैं, लगभग सभी विपक्षी दल एक साथ आए हैं, 24-26 दल मिला के, और ये सभी दल तकरीबन 180-85 लोकसभा सीटों का प्रभाव भी रखते हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में सीटों के फार्मूले की बात होगी तो समाजवादी पार्टी की पूछ की जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अब अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम ऐसे जगह है, मध्य प्रदेश को भी जोड़ लीजिए। बात की जाए तो तेलंगाना की भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अब अपनी सक्रियता दिखाते हुए नजर आएगी। जी विवेक, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर पिछले आंकड़ों की बात की जाए या चुनाव की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो क्या लगता है जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो क्या कुछ इसका प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भले ही चुनाव हार गई हो, विधानसभा का चुनाव हार गई हो, निकाय चुनाव हार गई हो, लेकिन अगर देखा जाए 2022 विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत की तो समाजवादी पार्टी को इतने वोट मिले हैं जितना समाजवादी पार्टी को अब तक के इतिहास में उतना वोट प्रतिशत नहीं मिला है। तो वोट प्रतिशत में समाजवादी पार्टी की बढ़ोतरी हुई है। बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने खतौली में चुनाव जीता, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव जीता, इसके अलावा घोसी में उपचुनाव जीता। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये पुख्ता चीजें होती है कि समाजवादी पार्टी अब कमबैक कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने बात की जाए तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वो ध्यान दे रही है कि किस हिसाब से हमको जनता का समर्थन मिलेगा और किन किन मुद्दों पर हमको जनता का समर्थन चाहिए। बात की जाए तो जिन 3 राज्यों में समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका देख रही है, उसमें कांग्रेस और भाजपा
पिछले कई सालों से एक दूसरे के पूरक के रूप में नजर आ रहे हैं। कभी कांग्रेस की सरकार वहां है, कभी भाजपा की सरकार वहां है। जी। मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से भाजपा की सरकार थी और बीच का 15 जो महीने था वो कांग्रेस की सरकार थी। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, कांग्रेस की सरकार बदल जाती है। ऐसे में कांग्रेस कितनी तवज्जो समाजवादी पार्टी को देती है और समाजवादी पार्टी यूपी में कितनी तवज्जो कांग्रेस को देती है, इसे इन चीजों का भविष्य इस बात पे ही, इस आधार पे ही टिका हुआ है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने कमबैक किया है और आने वाले समय में परिस्थितियां भी अलग होंगी, सत्ता परिवर्तन की भी लहर होती है, 6-8 महीने में चीजें और भी बदलेंगी। तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने इस निर्णय में कितना कामयाब होती है और क्या किस उसका नफा नुकसान होता है। जी, बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ जाएंगे। वहां अग्रसेन धाम में वो एक जनता को जन संबोधन भी करेंगे। तो क्या कुछ लगता है कि छत्तीसगढ़ में कितने उम्मीदवार को उतार सकती है इस बार? देखिए, अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव 5-6 बात की जाए तो अभी 2-3 महीने की दूरी पर है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव में 6-7 महीने का समय बना हुआ है। तो ये समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर जो विधानसभा चुनाव में सक्रियता दिखा रही है, कहीं न कहीं उसके ज़हन में लोकसभा चुनाव का ही मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार अभी है और इसके अलावा जिस तरीके से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी यहाँ कांग्रेस से कहीं न कहीं सीटों के फार्मूले पे बात करेगी या उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सीट के फार्मूले पे बात होगी। तो ये कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के द्वारा कांग्रेस पे की जा रही है, ताकि जो सीटों का फार्मूला का जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में, उसकी चाबी समाजवादी पार्टी के पास ही रख ली है। यादव भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका जनाधार नहीं है, मध्य प्रदेश में उनका वैसा जनाधार नहीं है और न ही राजस्थान में जनता उनके समर्थन में है। तो ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव है कांग्रेस के ऊपर, जैसे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के बंटवारे की जो फार्मूले की चाबी हो, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के हाथ में रहे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो बता दें कि अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ जाएंगे, वहां पर अपनी चुनावी संबोधन जनता को संबोधित करेंगे। यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार योगी सरकार एक्शन में है। वहीं आज सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमले पर एक्शन लिया गया, जहां मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अनीस को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ और अयोध्या पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर के दौरान मुख्य आरोपी मारा गया। इस मुठभेड़ में एसओ पुराकलंदर रतन शर्मा और 2 अन्य सिपाही भी घायल हो गए हैं। खबर के मुताबिक पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदमाश अनीश के 2 अन्य साथियों आजाद और विशंबर दयाल उर्फ लल्लू को भी घायल कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार इस पूरे पुलिस ऑपरेशन में 3 लोग मिले, जिसमें 2 घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए तथा एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जो पुलिस के ऑपरेशन में घायल हुआ था। इन लोगों का, तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अनीश के ऊपर 6 मुकदमे, आजाद के ऊपर 12 मुकदमे तथा विशंबर के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग ट्रेन में भी अपराध करते थे तथा इन्होंने लूटपाट के दौरान जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से महिला हेड कांस्टेबल को अकेला देख के अपने 2 साथियों के साथ उस पर हमला किया, जिसके दौरान महिला हेड कांस्टेबल को चोट पहुंची थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों के साथ जो भी
वारदात, ऐसे महिलाओं के साथ जो भी अपराध करेगा उसके अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेंगे। इसके बाद आज देखिए बताया जा रहा है कि सरयू एक्सप्रेस पर महिला कांस्टेबल पर जिस तरीके से बदमाशों ने हमला किया था, उसमें से एक बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए जो महिला आरक्षी है, तो वो 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में चल करके जब अयोध्या जा रही थी, उस दौरान जो 3 बदमाश थे वो भी लगातार उसी ट्रेन में चोरी के इरादे से चढ़े हुए थे। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से जो वो लोग लगातार चोरी कर रहे थे, लेकिन सभी बोगियां खाली मिली थी, लेकिन एक में जो महिला सिपाही बैठी हुई थी उसको वो भी लगातार ये लोग टारगेट कर रहे थे। लेकिन जब महिला सिपाही उन सभी को भाग गई तो उसके बाद उसने वहां से हटना चाहा, लेकिन इन लोगों ने लगातार उसके साथ जो छीना झपटी की बात की जाए या फिर दुष्कर्म करने का प्रयास जो किया, उस दौरान वो जो खिड़की से जब लड़ी तो वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद ही जब अयोध्या स्टेशन आ गया तो वहां पर जब इन्होंने देखा कि जब ट्रेन रुक रही है, लोग वहां पे आ जा रहे हैं, तब ये लोग वहां से एकाएक निकलकर भाग निकले। लेकिन इस मामले को लेकर के जिस तरीके से अगर बात की जाए कि पहले तो जो स्थानीय पुलिस थी और जीआरपी पुलिस वो लगातार इस मामले में हिला हवाली बरत रही थी, लेकिन बात की जाए जब इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया था, कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद इस मामले में एसटीएफ इन्वॉल्व की गई और इन बदमाशों के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल स्केच जो जारी की गई थी, स्केच में पहले जो कुछ और तस्वीरें देखी गई थी, लेकिन जब महिला सिपाही ने उनकी शिनाख्त की और जो 3 मोबाइल थे जो स्टेशन पर संदिग्ध हालातों में बंद हुए थे, उसके बाद उन मोबाइलों को कभी ऑन नहीं किया गया, तो उन मोबाइलों को ट्रेस करते हुए एसटीएफ की टीम लगातार उन तक पहुंच रही थी। और जिस तरीके से एसटीएफ ने 3 मोबाइल नंबर जारी किए थे, उसमें साफ तौर से कहा गया था कि जो संदिग्ध है, इन लोगों की पहचान बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और सहायता करने वाले की जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाएगा। इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से जनता से अपील की जाती, सहयोग मांगा जाता, उसी सहयोग के तहत जिस तरीके से आज एसटीएफ को इनपुट मिला, उस इनपुट के आधार पर जब एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ उन लोगों को गिरफ्तार करने पहुंची थी, उसी दौरान जब फायरिंग हुई थी, उसी फायरिंग में अनीस की तो मौत हो गई। लेकिन अगर बात की जाए तो और बदमाशों की, तो जो आजाद है और विशंबर दयाल, इन दोनों को जो कल ये बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, तो अभी पुलिसकर्मियों की स्थिति कैसी बताई जा रही है? देखिए नंदनी जी, साफ है कि जिस तरीके से जो ये मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में जो एक इंस्पेक्टर की बात की जाए, थाना अध्यक्ष की बात की जाए, उसके साथ एक जो सिपाही है, वो दोनों घायल हुए थे गोली लगने से। उन दोनों का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, उनके साथ साथ जो दो बदमाश घायल हुए हैं, उनका भी इस मामले में इलाज चल रहा है। लेकिन अभी जो बात की जाए इस मामले को लेकर के, जिस तरीके से अब एसटीएफ उन दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर के गिरफ्तार करने के बाद जो पूछताछ कर रही है, पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, वो खुलासों में ये सामने आया है कि इन तीनों के ऊपर एक आपराधिक इतिहास भी रहा है। तीनों लोग एक अपराधी किस्म के लोग हैं और लगातार ट्रेनों में लूटपाट की घटनाओं को भी करते हुए नजर आते हैं। तो इसी लूटपाट और चोरी के इरादे से ही ट्रेन में चढ़े थे। लेकिन जब इस घटना को अंजाम दिया गया, उस दौरान जब वो मुठभेड़ हुई है इस मामले में गिरफ्तारी को लेकर के, तो जो पुलिसकर्मी घायल हैं, वो पुलिसकर्मी तो फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। लेकिन जो आरोपी के साथ अभी इस गिरोह में और कौन लोग हैं, उसकी भी एसटीएफ अभी तलाश करने की। देखिए, कल ही बताया जा रहा है कि इस घटना में अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पूछताछ की जाएगी, या क्या कुछ आधिकारिक पुष्टि की गई है कि इनके साथ और कौन-कौन से लोग शामिल थे? देखिए नंदनी जी, अगर इस मामले में साफ तौर से कहा जाए कि जिस तरीके से जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया, क्योंकि तीनों लोगों के ऊपर 1-1 लाख का इनाम घोषित था। और इसके साथ अगर बात की जाए, जिस तरीके से ट्रेनों के अंदर अक्सर लूटपाट की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि लूटपाट की घटनाओं का जिस तरीके से जो खुलासा हुआ है, क्योंकि जब एक महिला सिपाही इस मामले में घायल हुई है काफी गंभीर रूप से, क्योंकि वो भी अभी केजीएमयू में भर्ती है और उसका भी इलाज चल रहा है। लेकिन अगर इस मामले को लेकर के साफ तौर से कहा जाए, इस गिरोह को लेकर के, तो एसटीएफ ये दावा कर रही है कि जिस तरीके से अभी 2 लोग उनके गिरफ्त में है, तो उनको अभी पीसीआर यानी कि पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद इन लोगों की जो पूछताछ होगी, तो कहीं ना कहीं इस गिरोह के एक बड़े नेटवर्क का भी खुलासा होगा कि आखिर ट्रेनों के अंदर जिस तरीके से घुस करके लोग लूटपाट करते हैं, तो इस गिरोह में अभी कितने लोग हैं और अब तक इन लोगों के द्वारा कितनी घटनाएं अंजाम दी गई, और आखिर ये जो ट्रेनों में चढ़ते थे एक्सप्रेस में, तो अब तक इन लोगों के गिरोह में किस तरीके से जो लोगों को टारगेट किया जाता था, कैसे उन लोगों को निशाना बनाया जाता था, इन सभी पहलुओं पर अभी एसटीएफ जांच करने का दावा कर रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सरयू एक्सप्रेस पर महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया गया था, उसमें अब बताया जा रहा है कि एक बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और इसके बाद लगातार अब उनसे पूछताछ की जाएगी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।